विंग पाकिस्तान की है, आईएसआई और अमेरिका की है अपना CIA। ऐसे ही मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो उनके बारे में इजराइल को इनपुट देती है और एक तरीके से वो इजराइल की तरफ से अपने दुश्मनों से फ्रंट फुट पर लड़ाई भी लड़ रही है। आमतौर पे जो खुफिया एजेंसियां होती हैं उनका काम होता है सिर्फ सूचनाएं देना, खुफिया रिपोर्ट देना, क्या प्लानिंग चल रही है वो बताना, लेकिन मोसाद जो है वो अटैक भी करती है। आज हम उस एक अटैक के बारे में ही बताएंगे। वैसे तो मोसाद के नाम कई कई कीर्तिमान जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधा जाके ईरान पे अटैक किया और भी कई काम किए, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि कैसे मोसाद ने ईरान में उनके जो साइंटिस्ट थे जो परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहे थे 20 साल से, उस साइंटिस्ट का नाम है मोहसिन फरखजादे। मोहसिन फरखजादे को उन्होंने अभी 27 नवंबर 2020 को तेहरान के पास मार गिराया। वो कैसे मारा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जो बाइडन जो हैं वो उस टाइम चुनाव जीते ही जीते थे। जॉर्ज अपना डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन चुनाव जीत गए थे और उन्होंने अभी शपथ नहीं ली थी। जैसा कि होता है अमेरिका में शपथ 15 जनवरी को ली जाती है, तो जो बाइडन ने शपथ नहीं ली थी तो उन्होंने 27/11/2020 को तेहरान से 40 किलोमीटर पहले ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे को मार गिराया। उसके पीछे मोसाद जो है लगभग 12-15 साल से लगी हुई थी। आप सोचें कि 12-15 साल एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया और कितना सब्र रखा उन्होंने, और मारने के उनके पास कई मौके आए जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये मोहसिन फरखजादे ईरान के साइंटिस्ट थे। इनको ईरान के साइंटिस्ट या परमाणु बम का फादर या जनक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मोसाद की इन पर शुरू से नजर थी और वो इनके पूरी गतिविधियों पर बराबर निगरानी रख रहे थे। जो मोसाद के चीफ थे उन्होंने कहा भी था कि हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी पासपोर्ट, वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो शेविंग के बाद कौन सा आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं उसकी भी हम खुशबू महसूस करते हैं। हम इतना उसके करीब थे और ईरान की एजेंसीज को भी पता था कि मोसाद इनके पीछे लगी हुई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। कहने को तो अच्छा, इन मोहसिन फरखजादे की पहचान जो है ईरान में बिल्कुल छुपा रखी थी। वो तो उनके मौत के बाद ही सबके सामने सार्वजनिक हुई और उनको कहने के लिए इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी तेहरान में वो एक प्रोफेसर थे सिर्फ, लेकिन ये कवर के लिए था। एक्चुअल में तो वो अपना परमाणु बम और परमाणु तकनीक पे ही काम कर रहे थे। उनका एक दूसरा नाम भी था, उनका दूसरा नाम था डॉक्टर हसन मोहसिनी। तो डॉक्टर हसन मोहसिनी के नाम से ही वो सब काम करते थे जिससे उनकी पहचान नहीं हो। और इनकी असली पहचान पूरे वर्ल्ड में, ईरान में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं थी और बिल्कुल नहीं थी। एक इनकी 2011 में वहां अपना वहीं की एक एजेंसी है अपना ईरान की, जो ईरानी बाहर रहते हैं, उनकी एक सोसाइटी ने इनकी एक फोटो एक बारी जारी करी थी, लेकिन शक किसी को भी नहीं था। लेकिन मोसाद इनके पीछे लगी हुई थी और 2000 अपना मैं अभी देख के बताता हूँ, अब मैं लिखा हुआ है, बीच में दो मौके आए भी थे कि जब इनको मारा जा सके। और इजराइल में इस बारे में दो मत थे। एक कह रहे थे कि जब इनका पता लग गया है, इनके प्रोग्राम का पता लग गया है तो इनको मार गिराना चाहिए।
जिससे कि इजराइल अपने पूरे आगे के प्रोग्राम नहीं बना सके। लेकिन एक दूसरे पक्ष का कहना था कि नहीं, ये क्या क्या कर रहे हैं, हमें इनकी पहचान हो गई है, इसके बाद नया कौन होगा, वो कैसे काम करेगा, हमें उसकी खबर नहीं हो पाएगी, तो हम इस पे पूरी नजर रखते हैं, ये क्या क्या काम कर रहे हैं, इस पे हम पूरी निगरानी करते हैं, मार तो हम इसको कभी भी देंगे। 2011 में एक बार मौका आया था कि इनको मार गिराया जाए, लेकिन अपना उस टाइम मोसाद को लगा कि ईरानीज को इनकी खबर हो गई है, और उन्होंने उसकी डॉक्टर मोहसिन फरखजादे की कुछ सुरक्षा बढ़ा दी थी और उसके आसपास ही घूमने लग गए थे। तो उन्होंने अपना ये प्लान थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि मोसाद के चीफ जो हैं वो चाहते थे कि हम इसको रिस्क लेके भी मार गिराएं, लेकिन अंत में निर्णय यही लिया गया कि अभी इनको मारना ठीक नहीं है। अच्छा, आज से करीब 14 साल पहले जब यूएसए के राष्ट्रपति बुश थे, उनको इजराइल के प्रधानमंत्री एलहर होल्डर ने एक टेप भी सुनाया था, जो इन मोहसिन फरखजादे का टेप था, जिसमें वो अपने प्लान के बारे में बता रहे थे कि मुझे कम से कम बड़े साइज के 5 परमाणु बम बनाने के बारे में कहा गया है, लेकिन मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ईरान पर शुरू से ही सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे और बाहर से आयात निर्यात की ज्यादा संभावना ईरान के पास नहीं थी। तो ये उनको जो वहां की भाषा थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बुश को सुनाया गया, और बुश को भी इस मामले में, या यूं कहें यूएसए को भी इस मामले में अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था। अंत में 27/11/2020 को अपना एक मशीन गन है जो सैटेलाइट ऑपरेटेड है, M240C, M240C, ये सैटेलाइट से ऑपरेटेड है। जो अपने घर से तेहरान से 40 किलोमीटर दूर ये रहते थे अपना डॉक्टर साइंटिस्ट। वहां से जब ये जिस चौराहे से होके जाते थे, वहां चौराहे पे इन्होंने कई दिन से एक अपनी निसान बड़ी गाड़ी है वो खराब करके मोसाद के लोगों ने, एजेंट्स ने रख दी थी, और उसके अंदर खुफिया तौर पर मशीन गन, जैसा मैंने बताया, M240C इन्होंने फिट कर दी थी। इसको फिट करने में उनको कम से कम 2 महीने लगे। पहले वो वहां गाड़ी लाए, उसके बाद उसको वहां खराब किया, फिट किया, वो खड़ी रही, रिपेयर होती रही, दूसरी साथ में गाड़ी खड़ी कर दी, ऐसे करके वो मौके की इंतजार करते रहे। और आप इसमें देखें कि सैटेलाइट से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के उन्होंने इस गन को, तेहरान को, अमेरिका से ऑपरेट किया। और जैसे ही शाम को करीब 6:30 बजे ये साइंटिस्ट जो है अपने घर से निकले, उस चौराहे पे आए, तो वहां पहले से ही मौजूद निसान गाड़ी में उसका क्या नाम से उन्होंने अपना बिल्कुल सटीक फायर लगाया, और उनका कार में हम सब जानते हैं सिर्फ मुंह ही, चेहरा ही नजर आता है। उस चेहरे को टारगेट करके 12 राउंड फायर किए, और पूरे के पूरे उनके चेहरे पर ही लगे, और उनके साथ में अगली सीट पर बगल में बैठी उनकी पत्नी को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। तो इतनी एक्यूरेसी से, इतने टाइमिंग से उसको मारा गया। उसके बाद उनकी पत्नी तो बाहर निकला ही घबरा के, एक आध मिनट में ही। उसके बाद उस मशीन गन ने अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लिया। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मशीन गन ने अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लिया, और बाद में उसको दूर से ही उस निशान गाड़ी को भी उड़ा दिया गया। मतलब वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, और कोई हताहत नहीं हुआ। सिर्फ साइंटिस्ट जो उनका टारगेट था वो ही मारा गया, और मोसाद का काम हो गया। इसके बाद इस पूरे वर्ल्ड में जो है ईरान के खिलाफ बातें उठी कि भाई ये मना कर रहे हैं कि हम परमाणु बम और परमाणु के हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बना रहे हैं। और ईरान को भी बड़ी ह्यूमिलेशन हुई। वहां के राष्ट्रपति, वहां के जो अपना विदेश मंत्री है, सब ने शपथ ली
कि हम इसका बदला लेंगे। अभी तक तो कैसे और किस रूप में लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पाए हैं। और उनका परमाणु बम, जो मेन बड़ा परमाणु बम जिसकी जो अल्टीमेट उनका टारगेट था, वो अब बनाने में वो फिलहाल कुछ साल के लिए असमर्थ हो गए हैं। वैसे छोटे मोटे परमाणु हथियार तो कई ईरान ने बना लिए हैं, लेकिन एक बड़ा बम जिससे वो चाहते हैं कि वो इजराइल को और अमेरिका को ही तबाह कर दे, वो बम बनाने की तकनीक या उस डायरेक्शन में उनके राह में ब्रेक या स्पीड ब्रेकर आ गया है। तो मेरा आज का ये कहानी या वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मोसाद कितनी एक्यूरेसी से काम करती है और कितना पेशेंस से 12-12 साल, 13-13 साल एक टारगेट के पीछे आगे पीछे घूमते रहे और एंड में सक्सेसफुली अपने मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। तो आगे ईरान मोसाद की और भी कई कहानियां हैं जो मैं आगे, अगर ये आपको पसंद आती है तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। कि ये जो पेजर की जो घटना हुई थी, अभी आपको ध्यान होगा, ये जो अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, जिसमें अब युद्ध विराम हो गया है, वहां पेजर से जो धमाके हुए थे ये भी मोसाद का ही कारनामा था। और इस पेजर धमाकों के लिए इजराइल की मोसाद कंपनी 10 साल से काम कर रही थी। मतलब 10 साल वो इस पे मेहनत करते रहे, अपना काम में जुटे रहे और सही मौके पे उन्होंने ये पेजर का विस्फोट किया। इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।